मैं मानस बोर्ड प्रिंसिपल इन अ गवर्नमेंट स्कूल और मेरे साथ मंजू जी निवासी राजस्थान तहसीलदार सेवा से आप आरटीएस है, तहसीलदार है। कार्यक्रम में मौजूद सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार और आशीर्वाद। बेंगलुरु में मानवीय सेवा समाज सेवा भवन में जो ये प्रथम वर्कशॉप सेमिनार या गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया है दिशा 2023 के नाम से, तो सर्वप्रथम तो माइलस्टोन को विदेश से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रकार का इनोवेटिव स्टेप सोचा जो कि विद्यार्थियों के जीवन में उसके करियर के लिए और उच्च स्तरीय अध्ययन की सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी वर्तमान में महत्वपूर्ण और अच्छे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम विद्यालय में या फिर कॉलेजेस में अध्ययन कर रहे हैं। साउथ इंडिया में कंपेरेटिवली राजस्थान के गुणवत्तापूर्ण कॉलेज है, स्कूल से, इसलिए हमारे अनुसार आप लोगों के पास में ज़्यादा अवसर मौजूद है। दक्षिण भारत हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। आप इससे भली भांति वाकिफ है। वहाँ पे लोग आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर इस प्रकार की कोविड सर्विसेज कह दीजिए आप, आईएएस जैसी, उसमें हमेशा से शीर्ष पर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के एनआरआईज जो अपने भारत से बाहर गए हैं, आप देखिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, आज पूरा भारत उस पर गर्व कर रहा है। चाहे अपने गूगल पे सीईओ दे दीजिए सुंदर पिचाई, फेसबुक में काम करते हैं बहुत सारे सीईओ अधिकारी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले फेसबुक कंपनी के सीईओ, इसी प्रकार बीच में अपने फ्यूचर के सीईओ प्राप्त बन रहे, सचिन नडेला, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, ऐसे अनगिनत नाम है जो भारत में पढ़े या फिर यहाँ से बाहर गए। तो इस प्रकार की प्रतिभा वहाँ तैयार होती है और पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा, स्कूलिंग लेवल पर नहीं बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे समाज की स्थिति आपसे और हमसे छुपी नहीं हुई है। आपके जो पूर्वज है, यानी प्रथम जनरेशन जो साउथ में शिफ्ट हुए, तो उनके सामने चैलेंज था। वो 5वीं पढ़े कहीं तो जिन्हें 8वीं या 10वीं 12वीं या नहीं भी पढ़े, उनके सामने चुनौती की सबसे बड़ी जीवन में आर्थिक चैलेंज, इकोनॉमिक। जब हम पशुचारण से फर्स्ट बार सीख हुए तो भाई क्या रहा, किसी तरीके से किन्हीं की हेल्प से साउथ इंडिया पहुँचे और बहुत ही गर्व की बात है कि आज दक्षिण भारत में हमारे समाज यानी आदिवासी समाज का भी एक नाम लिया जाता है कि प्रवासियों में अच्छे बिजनेस है, सफल है। और ये हमारे डीएनए में है कि हमारे लोगों को व्यवहार और प्रोफेशनलिज्म जो अंदर है उसकी वजह से काफ़ी सफल हुए। अब जो नई पीढ़ी है उसके लिए जो जिस प्रकार से समाज तैयार हो रहा है और जिसका कार्यक्रम उसी की कड़ी में एक कार्यक्रम है कि हमारी पीढ़ी को नेक्स्ट चैलेंज के लिए कैसे तैयार करें। हम सर्विस सेक्टर में गए, हार्डवेयर के एरिया में गए, आप ज्वेलर्स में गए, आपने गिरवी में बहुत सारा कार्य किया, अन्य प्रकार के हजारों व्यवसाय आप लोग संभाल रहे हैं। आपने प्रतिभा थी और चैलेंज को एक्सेप्ट करनी थी और मेहनत करने में कोई आपके पेरेंट्स में कमी नहीं रही और वो सफल है। अब आप लोग आगे नया चैलेंज लें। आपके पेरेंट्स ने आपको वहाँ स्टैंड अप कर दिया। अब ये नहीं सोचें कि भाई हमारे घर की एक दुकान है, स्टील की दुकान है, हार्डवेयर की है, ज्वेलर्स की है, तो हम कंप्लासेंट हो जाए इस बात को लेकर कि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास में बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। आपके पेरेंट्स इकोनॉमिकली साउंड है, यहाँ तक है वो आपको अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से, वहीं पर एडमिशन करवाएंगे।
आप वहाँ क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करके आप अपना विजन सेट करें, आगे के लिए सोचें। 20, 22, 25 साल की उम्र के होते होते हम जिस प्रकार की अपने लाइफ में दैनिक जीवन में जिस प्रकार की चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और हम अपना टारगेट कहीं पे बहुत बड़ा नहीं रख पाते हैं, एडवांस नहीं हो पाता है, और हम सामाजिक जीवन और अन्य प्रकार की सीमाओं में बदते हुए अपनी प्रतिभा को जो लिमिटेड करते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप बिजनेस के क्षेत्र में भी सोचें तो बड़ा सोचें, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचना शुरू करें। उसके लिए आप MBA करें, पॉलिटेक्निक्स है, इंजीनियरिंग है, इस प्रकार की डिग्रियों से, या बिजनेस के क्षेत्र में CA, CS, कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में अगर आपका उद्योग हो सकता है, उसके बारे में रुचि ले लें और अपनी जो हायर एजुकेशन उसको कंप्लीट करने के लिए सोचें, और उसको अपने जो पुस्तकें नहीं करने हैं उसमें आप किस प्रकार का उपयोग में अपनी डिग्री को अपने अध्ययन को ले सकते हैं, उससे कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं। साल में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं, ये भी किसी भी समाज या व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। ये न केवल हम सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी किस प्रकार से गाँव आ सकता है, जरूर उसका जीवन बदल सकता है। आपसे समाज उसी प्रकार की अपेक्षा रखता है। आप वहाँ पे बहुत अच्छे और उत्कृष्ट प्रकार के कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, उनमें अध्ययन करें। अपने माता पिता को आप कॉलेज स्तर पर दिल्ली जाने के लिए उनको प्रेरित करें और आश्वासन दिलाएं कि हम वहाँ जाके अच्छा अध्ययन करेंगे और आपके सपनों को पूरा करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एजुकेशन के अलावा वहाँ पे आप में अगर अन्य प्रकार की प्रतिभा है, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में है, सिंगिंग है, डांस से, अन्य प्रकार की आर्ट्स में भी अगर आपकी कोई इंटरेस्ट है तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस, व्यापार, पैसा एक जगह पे जरूरी है, लेकिन कोई हटकर कोई विद्यार्थी सोचता है उसका अगर कोई हुनर है तो उसको निखारने की कोशिश कीजिए। वो आपको अलग करके रखेगा और आप जीवन में कोई नई उपलब्धियाँ हासिल करने में सफल होंगे। उससे समाज को भी गर्वान्वित होगी और आप एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। लड़कियों के बारे में एजुकेशन, तो आज हमारे समाज के लिए अगर बात करें, जितने भी आज बाहर प्रवासी थे उनमें से ज़्यादातर, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बच्चे 10वीं 12वीं के स्तर तक अध्ययन करने के बाद ज़्यादातर दुकानों पे या अन्य जिम्मेदारी में व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा जो गए तो संसाधन है लड़कियों के रूप में। आप उनको सिर्फ ये क्षेत्र तक सीमित नहीं करके बारे अलग अलग सोचें, बड़ा सोचें कि हम इनका उपयोग किस प्रकार से इनके सपनों को पूरा करते हुए उनका सपोर्ट करके सोच सकते हैं। उनके बारे में मैं से भी अनुरोध करूँगा कि आपको ज़्यादा बताएंगे। तो आई विल अपील ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स that as Savitribai Phule once said that don't sit idle, go get education. As Nelson Mandela also said that education is the most powerful weapon in the world. We will make changes around us by this powerful weapon of education. That as अपने जो बूढ़े लोग हैं, मारवाड़ी में कहावत है, पढ़े भी फर्स्ट 4 आंखें होती है। वो 4 आंखें मतलब आपको एक्स्ट्रा पावर्स देती है दुनिया को समझने का, अपने एक पास अपना विजन बनाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, आप अपने आप को हमेशा प्रेरित रखें। एक लिमिटेड एजुकेशन के बारे में नहीं सोचें, बड़ा सोचें, और कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, चैलेंजेस है, उनसे ना डर के हमेशा स्वयं को आगे रखें, जिससे आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। और आप किसी भी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी अगर अपना इज्जत रखते हैं, टारगेट रखते हैं, तो आप सफल होने में आपकी कोई संभावनाएं बनेगी। और हम लोग आशा रखते हैं यहाँ राजस्थान में बैठे कि हमारे जितने ही यहाँ से प्रतिभा पलायन हुई है, लोग वहाँ गए, वो सभी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, उनके पास में पैसा भी है। तो हमारी बहुत बड़ी आशा है कि वो विद्यार्थी भारत की कोने कोने में पहुँचे, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके समाज को भी एक उपलब्धि दिलवाए और ओवरऑल सबके विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बने। अब मैं मैडम को कहूँगा तो वो आप प्रेरणा स्वरूप कुछ बातें कहें। तेईस में उपस्थित सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स,
इंटेलेक्चुअल और पढ़ाने में मेहमान थे। नमस्कार। इस तरीके की इनोवेटिव कार्यक्रम के भी आयोजन करता हूँ तो बहुत बहुत बधाई। सर ने आपका काफ़ी किस मार्गदर्शन के बाद आप उसको किया है। मैं राजस्थान में आपूर्ति योगदा फिल्मों के बारे में बात करना चाहूँगी। राजस्थान में जो इवेंट्स हैं वो अपने प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ हमारे समाज के पॉपुलेशन साउथ में बनाने पर भी हैं। तो इनसे भी उम्मीद है कि आप लोग भी असम सर्विसेज में अपने एक जगह बनाएं। तो राजस्थान में सबसे बड़ा बेनिफिट है आज की तारीख में वो NBC का 5% रिजर्वेशन, जिसका सबसे अधिक फायदा जिस समाज दिखा रहा है। जब समाज अकेले जाति 5% रिजर्वेशन लेके बैठी है तो और उसका कारण उनका अवेयरनेस है, उनका हार्डवर्क है। हमारे समाज में की अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भी अचीव कर पाएँ। तो आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि आप वहाँ बैठे अपनी राजस्थान की सर्विसेज अपना निर्माण करें। तो राजस्थान सर्विसेज की जरूरी नहीं थी कि आप यहाँ आइए और यहाँ बैठ की तैयारी करें। ऑनलाइन काफ़ी कुछ मटेरियल है, ऑनलाइन के मतलब भी आप वहाँ बैठे अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पर भी तैयारी कर सकते हैं। और जिन इंस्टीट्यूट भी अपने जो स्टडी मटेरियल है वो फास्टर के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुँच जाती है। तो आप इंस्टीट्यूट जुड़ सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल बना सकते हैं। बाकी तो फ्यूचर है उनसे लगातार संपर्क रखते अपने लिए उनका ग्राउंड तैयार कर सकते हैं कि आप किस तरीके से राजस्थान की सर्विसेज की तैयारी करें और अपना लक्ष्य अचीव करें। राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान पुलिस सर्विसेज, राजस्थान एजुकेशन सर्विस और स्टेट जैसे अनेक ऑप्शन आपके मोटिव उपलब्ध है। राजस्थान सरकार लगातार ऐसी वैकेंसीज निकालती रहती है। तो आप उनकी फॉर्म वहाँ बैठे भरें और उसकी प्रॉपर सिलेबस के अनुरूप तैयारी करें। तो कोई उम्मीद है कि आप लोग सेलेक्ट होंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे गर्ल्स भी मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स भी। तो उनसे मेरी अपील है कि पेरेंट्स से मैं बात करना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने की तरफ सोचें, उन्हें स्कूल भेजें, कॉलेजेस भेजें, घर से बाहर नहीं निकालें जिससे उन्हें एक्सपोजर नहीं है, वो भी अपनी लाइफ के बारे में सपने बन सके, मैं पूरा कर सके। सिर्फ गर्ल्स से भी मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे देश की 50% आबादी महिलाएं, और अगर इनको हम अलग रख दें तो देश का विकास संभव नहीं है। वैसे ही हमारे समाज में हर समाज में 50% महिलाएं हैं, उनसे इधर समाज का विकास सोचना भी लेफ्ट नहीं। तो आप लोग अपना ड्रीम तय करें, उसके लिए प्रयास करें, हार्डवर्क करें, डेडिकेशन रखें। साथ ही अपना जो पीयर ग्रुप है वो ऐसा रखिए जो आपको मोटिवेट कर सके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अपने भी डिसीजन नहीं ले पाएंगी, अपने परिवार को भी डिसीजन नहीं ले पाएंगी, अपने जीवन की रूपरेखा निर्धारित नहीं कर पाएंगी। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के समय की ज़रूरत है। आप IT सिटी में रहते हैं, वहाँ पे आप हर रोज़ देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं हैं अपनी सर्विसेज करने जाती है, अन्य सर्विसेज करने जाती हैं। तो उनसे आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आप उनसे अलग नहीं हैं, उन्हीं की जैसी हैं और उन्हीं की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकती है। बस अपने आप को एक जिस तरीके से दायरे में आपने अपने आप को बांध के रखा है, उनसे अलग होने की और उससे आगे बढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है। आप लोग कोशिश करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। और हम वो ये उम्मीद करते हैं राजस्थान में बैठे भी कि आप राजस्थान की सर्विसेज में भी आएंगे, इसमें भी आगे बढ़ेंगे। साथ ही जहाँ आप लोकल निवास करती हैं कर्नाटका में, वहाँ की सर्विसेज में भी अपने लिए मुकाम हासिल करें और अपनी पहचान बनाएं। आप सभी लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना, अपने शिखर तक पहुँचते हुए देखना हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव रहेगा। आप सभी लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। He has secured a rank in NEET and doing a BPS from MVG Medical College, Hoskote. Give him a big round of applause. Ladies and gentlemen, today I feel very much honored to stand before you on this beautiful platform, and I take this opportunity and this program as a chance to mind various perspectives and widen our horizons and think about various other challenges if people feel and they have faced to achieve our academic success and a famous person. Firstly, I would introduce myself. My name is Ishwar Chand and I am a pre-final year MBBS student from MBJ Medical College and Research Hospital, Hoskote. With regards to NEET exam, I am supposed to tell today,
NEET is a medical entrance exam which we give after taking PCMB from 12th standard. NEET is a very competitive exam. About, I think this year 21 lakh students have registered for NEET exam, and seats are, the government has increased seats to 1 lakh 5,000. Means compared to previous year, this year chances are more to get into MBBS seat. The students who are in 12th standard present, I think most of them are giving NEET exam and CET exam also in Karnataka. NEET exam is a challenge you should take, because in 12th standard you have more time to experience various other courses, and on exceeding and achieving NEET seat you will get into MBBS. As from PCMB, from my days, I feel always people take a feel of pride and respect towards the doctors. They think doctors and they trust doctors as a god because they save a life. And many of the students over here are from business background. I feel finances understands them better. From financial point of view also, healthcare industry is 8 trillion industry. Those who want to achieve money, they can get into medical services, but the goal is to save the life. It is a very noble profession. People trust you, respect you, and they give back you return. Those who get into MBBS, it's a 6-year course, 5.5-year course, in which 4 years will be studies and 1 year will be internship in your respective colleges, where you will be learning various skills and you will be applying your knowledge to improve your skills. The government will give stipend during that internship, which we can use for various other things to excel in our PG exams. And today, I feel some of you are not interested in medical courses also. They can explore other various courses like business, business, commerce, and arts. Some of you are aiming for IAS, IPS. I will request you to focus on skill development. Whichever course you go, wherever you go, if you focus on skill, if you strive for excellence, the future belongs to you. As Dr. APJ Abdul Kalam sir said, learning gives creativity, creativity gives and provides you thinking. The thinking which you create will provide you knowledge, and knowledge makes you great. The ultimate is to learn. Focus on your skill development, excellence in your whichever field you choose, but you should choose the field which you are interested in, because for a long time, if you are not putting your health and hard work into it, you have to put your health and hard work into it, because it is a 6-year course. If it is 3-year course or 2-year course, you can manage. But 6 years is a very different time, very different place you have to go, and if you have zeal to work upon it, you can achieve everything. And I request parents over here to support their child, because parents and well-wishers are very crucial for their child's academic success. Parents provide the emotional strength which they want, which their children want, because emotional strength is one necessary point which they need during exam preparation, which motivates them. And I hope our Samaj community will also uplift each other, because this is educational. If you through education only you can change our community. I hope all Samaj community members will uplift each other in respective child's hard work in education, and let us start our path towards transformation of community through excellence in education. I hope my experience will inspire you to dream big, work hard, and never ever give up on your aspirations. And even I, after 12th, I have applied for NEET, but I couldn't clear in first attempt. Then I met Mahendra sir. He told join some coaching for work for 1 year, and I have joined in LN. I have worked so hard in 1 year, and in second attempt I got my NEET seat, because it is very competitive exam. You have to work hard, put your hard work and effort to excel through this and get an MBBS seat. Finally, I
thankfully request Manager sir to give guidance among them about NEET exam so that they can, if you are who are on 12th and 11th, they can achieve. Thank you for listening patiently. One of the most and the most answer is 10,000. 10,000 seats, if you can score one particular government seat for yourself, that is an unbelievable, incredible process. Okay, so it is very, we can say, proud for us. We should learn from the first time. When he was in, he cleared the 12th and he came to me in second PO and told that, sir, I want some guidance, what I should do. And then I told that you have a very sharp mind. Only thing is, he was not knowing that what is NEET and how to prepare for the NEET. So after that, he got proper guidance and 1 year he entered into medical college. And to be surprised, his younger brother is now preparing for NEET and this year he will also enter into medical college. So one father, two sons in a medical college. That is why motivation. He did hard work and now he became a one particular ideal to other people. And because of that, now he will also enter in. Okay, so next. Thank you for coming to our Aika Samaj Bhavan and attending this webinar session. By the way, I'm not a public speaker, but still I try my best to share my experience so far, how I started and where I am at the moment. Yeah. To begin with, myself Kiran from Rajasthan. I'm residing in Karmavas, Malyan, and in Bangalore, Tyagaraja Nagar. Yeah, I did my schooling in Kadirendrali. After that, I taken a break for an year because I was not interested into the education. Yeah, so I did a business for 1 year. I have struggled a lot. Worked in hardware shop. Then I given a chance myself. Why not I continue back into the education and let's see if I can do something in life. Then I taken a science in a PUC. At second PUC, I got into the supplementary again because still I was not fully serious in the life. But later I completed my cleared my supplementary as well. And once I complete, I got married. In our society, we used to get married early. But still, I thanks to my wife, my elder brother, my parents, everyone who are all very supportive and helping me and continue my education. So after that, I taken a BCA because engineering by that time all seats used to be filled up. I didn't got an opportunity to do it in the something in the engineering field. So I did in the BCA with just a minimum yearly fees of nearly 18,000. Yeah, and I did completed my entire BCA degree around 55,000 rupees. That's it. Yeah, nowadays you can think of even school guys used to be having nearly 1 lakh of fee, 80 to 1 lakh of school fee structure. And when it comes to the engineering, it costs a lot. Yeah, so I studied a very basic with less guidance, with less campus interviews, all those things. Yeah, after completing my BCA, I started looking into the job because I needed the money and financially we were not much stable. Yeah, so when I attending the interviews, I used to see a long queue, like a 500 meters queue. Just like you go any temple, you stand in the queue. Likewise, I used to stand in the queue for attending the interviews. Wherever I go, all the places, engineering students and the master degree holders having the first preference. I am the last one because I'm just a degree holder. I used to get very disappointed. Forget about attending. My resume only was not used to get selected. Yeah. So my experience days were very a challenging thing. Yeah. But still, I was able to manage and get into the software company, a startup, where I worked without any salary for 6 months. I was not a fool to do this because I know the direction is good with this tech stack or whatever I'm doing, right? And the future is good. Then I moved on to the other company with a minimum salary, what normally a normal day-to-day labor earns. Yeah, frankly saying, some people used to laugh
and some people used to be happy by seeing my struggle, but whomsoever used to taunt me, I took all those things as a positively. uh, then I continued the things. Every day I used to learn, because no learning, no earning in the life. Yeah. So I keep on learning every day. In the daytime, I used to work, and in the night time, I used to study, because parallelly I was doing my MC as well. You can think of, yeah. So both the things I used to do. Yeah. Even in the weekend, sometimes the company used to call, and I used to travel 5 hours a day in the BMTC bus. You can think of, not a Volvo or company bus, because by that time I was not working in a big MNCs. Yeah, but still I was strong. There are some people who left behind with these struggles, but I didn't. Yeah, I continued my struggles. Later, after like the 3.5 year of experience, learning day by day, I got into the big MNCs, and I got an opportunity to work in Infosys, Morgan Stanley, Royal Dutch Shell, SAP Labs. So now it's been like 8 years I worked in all these companies, and from past 1 year I'm working in Singapore for UOB Bank. It's an United Overseas Bank. Yeah, so you can search in the net, and also you can connect with me on the LinkedIn. Just type Kiran B UOB. You can find my biodata over there as well. That's a professional network. Yeah. So likewise, this is what about my experience into the software engineering field, because no one from our society I see into my field. I see from Chaudhary Samaj, I see from Jain Samaj, a lot of people, yeah, but not from our car. So I feel sad, like, why not? Because we are here, thousands of people in Bangalore. That too in Bangalore means, some of you might be not knowing that Bangalore is second most world software exporter. Yeah. So here is the one where all the software things used to happen. So you should be lucky enough if your parents are spending a good amount of money investing on you into the engineering field. Don't take the things slightly. Start setting your goals, ambitions from right now. What you should do, which subjects you should take, what tech stack you should take, which are interested you are in into the future. You might have seen the Three Idiots films, right? I'm not saying also that all to be into the software. There are people who are interested in the IPS, doctor, government jobs. So whomsoever interested in the respective fields, set a goal, set an ambitions, yeah, and try to work hard into the directions. In the last, if in case if you don't get the things what you're looking for, at the end, don't get disappointed. That's what I say. Yeah, there are people who get fully demotivated and spoil their life. Life is not just about that one. Education things always help in some other way. Even in the business, it will help you. Yeah. So don't get disappointed as well, and do your best. Yeah. And yeah, having said these things all, yeah, now I am earning a very fatty amount. I don't want to disclose because that's not good things, but you can think of what a normal software senior engineering used to earn. Yeah, I'm working as a front-end lead developer, where I used to develop a web application as well as mobile application. You might be checking daily on lots of things, right? Likewise, I used to develop an applications for the banking. Yeah. So this is what about my experience, and I wanted to share. I wish you all the best in your education on your tracks, and any one of you interested on engineering field, you can get my contact detail from Menderji. And I also would like to thank Menderji and the team for helping our all you guys to get the right directions and do something in life, not only into the business as well as into the education. Thank you. What Kiran want to say, I will just convince in just 2 minutes. See, Kiran says that if you have a gene to do anything, then no one can stop you. Kiran is also belongs to the same Marwadi like a family which we belong to, correct? And similar to us,
he was also being told many times that you come and sit on the father's business. But it was him who told no. And we people do not have these problems of early marriages at this time. He got early marriage age of 12. Then he entered into graduation, but he could not get engineering seat only. Now, he could not do engineering, so he entered the BCA, Bachelor of Computer Application. From after doing BCA, he got to know that actually he had to do lot of much more hard work as compared to normal engineer. Then he did MCA. He started his job with respect to 6,000 rupees in a BPO. And when he was last time in Bangalore, please listen parents, when he was last time in Bangalore, his salary was 2 lakh rupees per month. When he was in Bangalore, his salary was 2 lakh rupees per month. And now when he is in Singapore, his salary has increased multiple fold of that. So what we want to say is that, especially to parents, माता पिता को, कि ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है बिजनेस करने की वो आपके अंदर बच्चे के अंदर भी हो। हमारे दादा परदादा के अंदर कोई अलग तरह की प्रतिभा थी, कैमल चराने की, भेड़ बकरी चराने की, उन्होंने अच्छे से काम किया। आपके अंदर प्रतिभा थी बिजनेस करने की, आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आपके बच्चे स्वाभाविक उस बिजनेस पर बैठना चाहते हैं और उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप उनको IIM से बिजनेस मैनेजमेंट कराइए। उसके बाद आप अपने बिजनेस में लगाइए, आपका बिजनेस 100 times far better होगा। So what we want to say is that he was among us and now he went to Singapore and he will achieve many more success in upcoming days. He is just a hardly something around nearby 30 years of age. Okay, so if you have any determined anything that I have to become, then what you have to think is that you always give force to your parents that I want to do. See, many people come to me for guidance and their parents are similar to you. Your parents they say that अरे सर कुछ नहीं पढ़ेगा तो धंधे पे बिठा देंगे। और पेरेंट्स आप लोगों से एक बात करनी है, जब कभी भी मौका मिलता है आप अपने बच्चे को एक बात बोलते हैं कि अगर नहीं पढ़ाई करें तो चुपचाप आके धंधे पे बैठ जाओ। अरे आपने डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया बच्चे को। इफ यू आर माय फादर आई एम टेलिंग यू, मेरे पिताजी ने, मैंने भी 10 मिनट के बाद बोला था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। मेरे पापा ने बोला ठीक है, आज से झाड़ू घर से निकल जाओ, झाड़ू पोछा करो, कहीं दुकान पे रहो और तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए। करेक्ट। और उसके बाद मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने वापस बोला कि मुझे बिजनेस करना है। देन ही टोल्ड सेम केस, तुम्हें झाड़ू पोछा करना है, किसी बनिए की अगर नौकरी करनी है और फिर तुम अपना सोचो। And then I thought that no, I do some good thing. And then I did BSc, I did MSc. Now I am well settled in Bangalore. So अगर आप लोग अपने बच्चे को डायरेक्टली एक ऑप्शन बोलोगे कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो धंधे पे बैठ जा, और आप लोग खुद ही ये बोलते हो कि सर इसका तो दिमाग ही नहीं है। अरे दिमाग तो आपके पास भी था, आपने उस दिमाग से क्या क्या नहीं किया। अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से सारे बिजनेसमैन में से कोई एक आदमी ऐसा बता दो जो बिल्कुल अनपढ़ है और यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। आप सारे बिजनेसमैन में से कोई भी एक बात भी बता दो जो बिल्कुल अनपढ़ है और फिर भी बिजनेस कर रहा है कोई? है कोई? भाई 4वीं 5वीं 7वीं 8वीं तो पढ़े होंगे ना। तो सोचो अगर आप उस टाइम 5वीं पढ़ के आपने इधर बिजनेस किए और उस बात को आप 30 इयर्स हो गए और आप चाहते हो कि मेरा बच्चा भी 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ के दुकान पर बैठ जाए और आज के 30 साल बाद भी वो चला दे, तो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। बिजनेसेस वैसे नहीं चलेंगे जैसे आप सोचते हो, बिजनेस चेंज होंगे और दैट चेंजिंग बिजनेस ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर एजुकेटेड। बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी चाहता हूँ मैं भी बिजनेस करूँ। आप लोगों के सामने आज बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने पिताजी को बोला कि मैं भी बिजनेस करूँगा, उन्होंने बोला ठीक है तो पढ़ाई कर लिया, अब तेरी मर्जी है जो कर। सो बिजनेस तो मैं भी कर सकता हूँ।
तो आप लोगों से इतना बोलना है कि अपने बच्चे को कभी ये ना बोले कि अगर तू पढ़ाई नहीं किया तो धंधे पे आके बैठ जा। अगर आपने ये बोल दिया तो 100% उसके पास ऑप्शन आ गया कि क्या करना है, पढ़ाई नहीं करना है, फेल हो जाना है, अपने आप पापा दुकान पे बैठा देंगे। हो गया सब काम खत्म, सही है ना? पढ़ाई मत करो, पापा ने ऑप्शन दे दिया, दुकान पे बैठ जाओ, और फिर आप क्या करते हो, लोगों के एक्सक्यूज देते हो कि अरे मेरा बच्चा तो पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था, इसलिए अब क्या करा, उसको बिजनेस में बैठा दिया। आप लोग आगे का सोचो। एक आदमी कितने पैसे कमा के, जब आप लोग आज सोचो आप लोगों ने कितना स्ट्रगल किया एज अ पेरेंट। मैं उस चीज़ के लिए बहुत आप लोगों की दाद देना चाहता हूँ। मतलब सच में ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप सही बात अगर बोलोगे कि मैं रायका हूँ और राजस्थान में हूँ तो आप अलग चीज़ हो, और सेम आप रायका देवासी हो और बेंगलोर में हो तो बहुत अलग चीज़ हो। ये सब आपकी मेहनत की वजह से। अगर आपके पिताजी ने भी यही बोल दिया होता कोई बात नहीं बेटा, 50 लड़ियाँ हैं, 50 पेड़ हैं, तो इन्हीं को चला, आपने तो मेहनत मजदूरी करो, यहीं पे खुश रहे, तो क्या आप लोग यहाँ पे होते? क्या आप लोग यहाँ पे होते? नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपके सपनों को उड़ान दी, आप जो चाहते हैं आपको करने दिया, इसलिए आप वो हो जो अभी हो। आप अगर अपने बच्चों को उड़ान भरने नहीं दोगे और उनको वही करने दोगे जो आप चाहते हो, वैसे अगर आपके पेरेंट्स भी यही चाहते तो, अगर मेरे पिताजी चाहते हैं तो बोलते हैं कि जोधपुर में 20,000 की नौकरी कर ले और वहीं पर रह ले, मैं भी कंपाउंडर हूँ, बहन भी कमा रही है, तुम भी 20-25,000 रुपये कमा ले और रह ले। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब कभी भी अपने पिताजी को ये बोलता हूँ कि मुझे वापस जोधपुर आना है, वो एक ही बात बोलते हैं, जोधपुर नहीं आना है, बेंगलोर में ही रहना है, वहाँ पर पूरा समाज रहता है, समाज के साथ रहो, रेस्पेक्ट के साथ रहो, और बड़ी सिटी में बड़े सपने देखो, बड़ा कमाओ। सही बात है कि नहीं? तो आप लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं। किरण उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं इसलिए किरण को मानता हूँ कि मतलब वो हमारे बीच में उन परिस्थितियों से निकल के ऊपर जाके उसने ये मान लिया कि नहीं मुझे तो करना ही है। जिस दिन आप ये सोच लोगे मुझे करना ही है, ये तुम्हारे पेरेंट्स लोग तुमको नहीं रोक पाएंगे। मेरे पास हजारों बच्चे आते हैं, मैंने अभी तक लगभग 200-300 के आसपास डॉक्टर बनाए हैं पिछले 8 साल के कैरियर में। और जैसे ईश्वर है, कोमल का नाम आएगा, अभी सोनू का नाम आएगा, ये जो भी आपका नाम आएंगे ये कहीं कहीं से थोड़े थोड़े, इवन तो मेरा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो गाइडेंस मैं दे सकता था वो मैंने दिया। आप लोगों को एक नाम पता होगा, शायद मैक्सिम को पता है, लेकिन मैं उस आदमी को बहुत मेरा आदर्श मानता हूँ। उसका नाम है अर्जुन देवासी जुबेला। सुना होगा अर्जुन देवासी जुबेला, मैंने इसी एजेंट। सोचो एक आदमी ने कितनी आगे का सोचा, वो है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि। आप लोग आज सोचो, आज के 30 साल बाद आपका क्या हाल होगा, क्या आप सोच सकते हैं? कैसे जियोगे आप जीवन? पैसे सबके पास होंगे, पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जीवन कैसे जियोगे? आज भी हमको बेंगलोर एयरपोर्ट जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि ये सारा सिस्टम क्या है, समझ नहीं आता। करेक्ट? अर्जुन जी एलआईसी ने अपने 3 बच्चों को डोनेशन से 3 MBBS सीट खरीद के दी। 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अपने फ्यूचर के लिए। आप और हम होते क्या बोलेंगे? 3 करोड़ रुपए को ब्याज में डाल दो। वो भी तो कुछ सोचता होगा, उसने भी तो बहुत मुश्किल से कमाया है पैसा। 3 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उसका परिणाम आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। मैं और आपको गारंटी देता हूँ चीज़ की कि आगे जाके वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आने वाला है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के पास आज पैसा है, आप उस पैसे को यूटिलाइज करिए, एजुकेशन दीजिए अपने बच्चे को, और उसको बोलिए कि अगर तेरा माइंड बोलता है, तेरा एजुकेशन बोलता है तो मेरे बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जा सकता है, तो 10 आदमी को रख सकता है, ऑटोमेशन कर सकता है, तो फाइन। और नहीं तो मेरा जीवन मेरा काम, तुम्हारा जीवन तुम्हारा काम। अपने बच्चों को ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल से बाहर निकालिए, स्ट्रगल करना सिखाइए। आप लोगों ने स्ट्रगल किया, इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, समाज के भवन में बैठे हैं, उसके लिए आप सब लोग काबिल तारीफ है। मैं कभी भी, आपको विश्वास नहीं होता,
मैं जोधपुर में रहता हूँ, और जब मैं वहाँ पे जाकर लोगों को बोलता हूँ कि मैं देवासी हूँ, तो बोलते हैं यार देवासी तो कभी कभी तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो भी बोलते हैं कि तो पुलिस वाले नहीं है, तो देवासी हो, तो चालान काटना पड़ेगा वो लोगों को। एक मंजूरी मैडम को फोन करता हूँ। सो आप ये सोचिए कि लेकिन जब कोई उधर से आदमी यहाँ पे आके एक बार हमारे समाज को देख के जाता है, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि यार देवासी लोग तो बहुत डिफरेंट क्लास है। तो किसने बनाया? आपने बनाया, अपने सपनों को सच करके बनाया। लेकिन आप अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करने देंगे? उनके भी कुछ सपने हैं, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। उनको बस ये बोलो तुम्हें जो चाहिए वो करो। जब तक ग्रेजुएशन नहीं करो तब तक दुकान में एंट्री नहीं, और दुकान तो है ही नहीं, ये दुकान मेरा बिजनेस, लाइक माय फादर से, माय होम माय रूल, मेरा घर मेरा रूल। ठीक है, आप बोलो मेरी दुकान मेरा रूल, और मेरी दुकान में तुम्हें नहीं आना है जब तक मैंने डिग्री नहीं कर लेते। आपका बिजनेस जो अभी है उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने बच्चों को आज बात बोलिए कि नहीं, अगर तो पढ़ाई नहीं कर सकता तो मैं किसी बनी की दुकान में लगा दूंगा, जरूर कुछ करना, नौकरी करना, और फिर अपने पैसे से जैसे मैंने स्ट्रगल किया वैसे कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। कल के दिन सब रोड पर आ जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे और बोलेंगे कल के बाद पढ़ाई करें। तो ये मेरी तरफ से किरण को रेस्पेक्ट है। ओके, मैं चाहता हूँ कि किरण एक सभ्य समाज का मतलब होता है कि जो हर फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हम लोग बिजनेस में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। व्हाट अबाउट जॉब्स? क्या हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हैं? क्या हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर हैं? क्या हमारे पास सीए हैं? क्या हमारे पास जज हैं? तो एक सब आप कभी किसी कम्युनिटी के बारे में देखना, जब आप बोलते हैं कि वो कम्युनिटी वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से सेटल्ड है, इसका मतलब है कि उनके सारे काम वहीं पे हो जाते हैं। आप जैन कम्युनिटी का देखो, बिजनेस देख लो, हाई कोर्ट के जज देख लो, सुप्रीम कोर्ट के जज देख लो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हैं दीपक भंडारी। तो आप उनका देखो लेवल, अच्छे वाले डॉक्टर देख लो, अच्छे वाले आर्मी ऑफिसर देख लो, आपको हर फील्ड में वो लोग मिल जाएंगे। पर छोटी सोच नहीं, छोटा सपना नहीं। अगर आपके सपने छोटे हैं कि 10वीं बारी करके दुकान पे बैठना है तो अलग चीज़ है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो ये जो राइका शिक्षा समिति है वो आपके लिए हर कदम आपके साथ है। आप जो चाहोगे आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। यानी घोड़ो दौड़ी बड़ा घूसू दौड़ी तो दूसरा क्या नहीं दौड़े, बनना आप ही को पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट किरण फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। Kiran will go and will get multiple success in his upcoming life. All the best to him. पहले तो अपने इष्ट देवता की शंकर भगवान की जय बोलो जोर से, जिन्होंने हमको ये इतना अच्छा सुख और जीवन और मनुष्य शरीर दिया है। वो है हमारे भोलेनाथ शंकर भगवान की आज मुझे मेरे अपने जीवन में मैं गर्व कर रहा हूँ मेरी समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर। एक दिन वो समय था जो हम बैंगलोर आए तब 5 आदमी थे, भगवान जी नागो, भंडारा, हैदान जी और भाई धैर्य से हम 5 आदमी थे। तो सोचा कि 5 आदमी से 5 परमेश्वर होता है, और 5 परमेश्वर से जब धीरे धीरे समाज और शंकर भगवान की आशीष बरसी तो आप नन्हे मुन्नों को देख करके मेरा दिल बहुत याद खुश है। और मैंने 2 रत्न पुत्र कमाया था, लेकिन एक कुछ कर्मों के कारण से वो पुत्र भगवान को वापस जवाब दे दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग मेरे दादू हैं सर, और एक पुत्र में जो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। अगर सच्चाई से दिल से कहता हूँ आज स्टेज के ऊपर उस बच्चे ने अपने दिल खोल के पढ़ाई की और वो पढ़ाई करता रहा। मैंने उन बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, मैं सच्चाई से कहता हूँ। उन्होंने एक ही कहा पापा मैं पढ़ाई कर, फिर उन्हें 11वीं बारहवीं की, मुझे ये मालूम नहीं वो कौन सी क्लास कितना पढ़ा, लेकिन इतना मालूम है आदित्य कॉलेज में पढ़ा था। वहाँ से वो 5,000 रुपये से पढ़ते गया और मैंने उनके लिए कुछ नहीं
फाइनेंस का डेवलपमेंट किया, उसने अपनी हिम्मत और ताकत के ऊपर जितना बढ़ करके वो आज मेरा नाम रोशन किया। मेरा नहीं, मेरी समाज के चरणों में हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके इन्होंने एक का नाम, मेरा नाम रोशन नहीं किया, इन्हें सुषमा बाबा का भी नाम रोशन किया, फादर का भी किया, समाज का भी किया और आप लोगों का भी किया। इसलिए मैं अपनी मेरे बेटे के गर्व की बात नहीं करता हूँ। मेरा बेटा जैसा पढ़कर के सिंगापुर कंपनी में जो जॉब किया है, उसकी चिंता को मैं क्या बताता हूँ। वो मेरा जितना भी गर्व था उसने उतार दिया 2 महीने के अंदर। और मेरी जो बात We are from BMS College of Law, and today's for the interactive session we will be using both Hindi and English language. I'm Mahendra. I've completed BCom from HPM JNC, Jade College, and I've completed 3 year LLB from BMS College of Law. So, if you want to pursue your career in law, so the basic first question arises is why you should do law. So there are various reasons to choose law as your career. Basically, power to make a difference in our society. Here we can make a huge difference in our society if we know the rules and regulations of our society and also the sections and acts. So here, while you are arguing a case for your client, you can also fight for our society and raise a voice for it. Also, like you can fight for the society, the people who have the need, like they can't stand for in front of society. For them, you can speak. Then more career opportunities that will cover further. Then provides respect and prestige. So in this field, for a lawyer, there is a huge respect and prestige because we all know, हमारे सबके साथ ऐसा होता है लाइफ में एक ना एक बार कि हमें एडवोकेट के पास जाना ही पड़ता है। किसी की लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस आए ही नहीं है। सो दैट eligibility and duration of the course, there are 2 types. First one is 5-year LLB. And the second option is 3 year LLB. Before we proceed, I just want to ask you a question. Imagine this scenario: you are riding a bike. There is a person coming from the opposite side, and there is a collision between you. You just said sorry. Is there anything wrong in this? You saying a sorry? Any replace? Please. Chalo, this will be your homework. Like, is there anything wrong in saying sorry or not? Second scenario. Suppose there is a person जो किसी जंगल में रह रहा हो और वो शहर आ रहे हैं और किसी ने उसको बोलना है कि there is a property, you have to destroy it. या फिर कोई आदमी चल रहा है उस पर कुछ पत्थर लेके मार देते हैं। एंड when someone call him और पुलिस आ जाए और उसको पूछे कि भाई तूने ये क्यों किया, एंड ही सेज कि मुझे किसी ने बोला था कि ये करना है, मुझे पैसे मिल जाएंगे और मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। इज इट एक्सेप्टेबल? Well, no, because there is a concept in law which says ignorance of law is not an excuse. Generally, whenever a law is formed, there is an official procedure where they will provide the information in the official gazette, and there is a presumption that the general people at large have a knowledge about that particular law. And in reality, it is this कि आपको किसी को पता ही नहीं है कि नया लॉ क्या है, कानून क्या है, इसमें क्या होगा आपको. So this is the other scenario which happens usually, and you can't say कि भाई हमें पता नहीं था इसमें क्या होता है, और and it's not an excuse whenever you are wrong. And आपको जो भी आपकी बेसिक नॉलेज हर चीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए. So that's why you should also choose a career in your law. Second, and the third thing. So this thing happened in our city market. It's a real life incident which happened. There was this person. He used to visit these shops. दुकान के अंदर जाता था और बोलता कि भाई मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ. And people used to get scared, and he used to harass them by asking their books of accounts.
in other purpose we also demanded some kind of monetary benefits. And this thing happened at a large scale. बहुत सारी दुकानों के अंदर हो गया था. And इसका एक वीडियो भी आया था कुछ साल पहले. When he was gone, उसने एक किताब बताई थी कि मुझे इस किताब के आधार पर मुझे पावर्स मिले हैं और मैं इसके आपकी दुकान के अंदर जा सकता हूँ. मैं हर चीज़ मेरे पास बहुत सारे अधिकार हैं. अगर आपने कुछ गलती की है तो आप जेल भी जाओगे. And when I saw that video, the most interesting part was that उस किताब पे एक लिखा था, उसमें लिखा था कि the meteorological department. So what does this meteorological department means? Do anyone have any idea about meteorology? Yeah, Correct, exactly. Vimal. So they don't have the authority to go to any person in the business field and ask for their books of accounts or any such kind. They don't have such authority, and we people will not be knowing about these things. Without this, we can't stand for ourselves. Every officer has his own powers, limitations of those powers, and he can't go beyond those powers. The moment he tries to go beyond all those powers, it completely becomes illegal. So these are the basic points. Like अगर किसी ऑफिसर को लगा कि हाँ मैं जाके ये बोल दूंगा ये सही हो जाएगा, but no, he has his own restrictions. He has to follow them. And after that, this becomes illegal. He can't harass this, and at a point it becomes completely unconstitutional. And So one more reason is in developing this course, it is a process where you have to speak to the judges in the court halls and also to the higher authorities and public at large. So it will boost up your confidence level. Also, we'll be having many things to speak at public at large. So it will help to boost ourselves, and also it will make our communication skills better. So like that wise we can get self-confidence better. one more thing, I want to ask people who are standing there, parents and all. Suppose there is a law passed in the parliament, sanction हो गए, president ने sign भी कर दिया, सब कुछ हो गया, and it came into force. It just got affected into the general public. And if there is a point where later on you realize कि इस कानून में कुछ ऐसे points हैं या section है, words हैं, which are affecting the people, they are harming. कि आपको उस कानून की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, आप जो भी आपका बेसिक राइट्स है, इट्स गेटिंग अफेक्टेड. इज इट फाइन कि गवर्नमेंट ने पास कर दिया, जो है वो चलता ही रहेगा? एनी एक्शंस? ओके, सो लेट मी आंसर दिस. So the point is, if the law is passed and later on it turns out to be in violation of your rights, it turns out to be unconstitutional. And if you are aware of your rights and laws, then you can fight your case. Yeah. So BCom. So what is the thing is, it is purely based on law subjects only, but with that we'll be having arts subjects in LLB and commerce subject in BCom LLB, and then science subjects in BSc LLB. Like this we will be having various varieties in this course. You can choose any of them, and further also you get more career opportunities in this. for eligibility in your 3-year LLB, there is a prerequisite that you should already have a prior degree. आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए पहले, और there should be a required percentage of passing, which should be around 45% to 50%. 50% मार्क्स से अगर आपने डिग्री क्लियर की है तो आप 3-year LLB के लिए एलिजिबल होंगे. And the other way is entrance exam of a specific college that is applicable to only 5-year course. For 3 years it is not applicable. And so there are various top law colleges in India. So suppose this is the and after if you want to do your LLB, there is a national level entrance exam called CLAT, which stands for Common Law Admission Test.
this exam is for your entrance in the top 23 out of the top 24 national law schools. The one exception is National Law School of Delhi, which accepts its candidates through ALAT. It stands for All India National Law Entrance Test. So apart from this, the other option for 3-year LLB is what I have previously told you about the prerequisite of degree and the minimum requisite of percentage of mark. So about CLAT exam, it is conducted every once a year, and which is of 120 questions with negative marking. So here you guys will be getting 2 hours of time to write the exam. Okay, so एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें क्या पूछते हैं? So basically it's divided into 5 subjects. First is English, so basic knowledge of your English language. Second is your current affairs or your general knowledge, which you can gain through daily newspaper. अगर आप पढ़ोगे तो आपका current affairs बहुत strong हो जाएगा. The third is logical reasoning, where in this subject they'll provide a paragraph of 450 words, and based on this paragraph you will be asked certain questions and you have to provide your answers. The third is legal reasoning, where a legal instance will be given to you. Again, this will be a paragraph, and based on this certain questions will be input and you have to answer this. And the fifth is your quantitative test, which is your basic maths. 10th का मैथ्स होगा जिसमें आपको डायग्राम और चैट्स बताएंगे और उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना होगा. So this is all about your five subjects which you have to cover. तो हम यहाँ टॉप लॉ कॉलेजेस में देख सकते हैं. सबसे पहले हमारे बैंगलोर में ही है NLSIU, which is a National College of India. So हमें हमारे लिए ये एडवांटेज है कि आप सबको बाहर दूसरे कॉलेज में ले जाने के लिए, पेरेंट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट में रहने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया हमारे बैंगलोर में ही है और इस प्लेस से वो 8 किलोमीटर्स है. तो इट इज़ एन एडवांटेज फॉर अस एंड आई रिक्वेस्ट टू पीपल टू मेक यूज ऑफ इट. So next is your subjects covered in LLB. There is a general presumption कि lawyers ज़्यादा कुछ पढ़ते होंगे. 4-5 से सब्जेक्ट होंगे which are related to crime, constitution and other laws. But the hard reality is there are for 3-year LLB there are 30 subjects you have to clear. And even if a lawyer, if he prepares for a case, he has to go into an equal amount of time in doing proper research. ये नहीं है कि बस कोर्ट में गए चिल्लाना है वो है, ऐसा कुछ नहीं है. It's if it is a 100% task, 50% will be your research, other 30% will be your drafting, and the rest is your skills in code. And let me give an example. There is a case in this city which happened in I guess 3-4 years ago. And the charge sheet filed of this case, there was more than 10,000 pages. Like if the lawyer has to prepare for this case, he has to go through all those 10,000 pages of charge sheet and then prepare his documents and everything. So it's not an easy task. You have to read a lot, prepare a lot, and represent your parties. We work a lot. So here the subjects covered in this course are like international law, intellectual right, property rights, then environmental law, taxation laws, and constitutional laws, IPC, criminal law. There are various types of laws. Like in 5 years ago, there are around 48 subjects. So it is not an easy task. There should be an interest from your side. Without interest, you can't like come to this course. Basically, the interest matters here. Next is your career options. Once you complete your LLB course, there is a requisite that you enroll in your state bar council. After getting your enrollment, you can start your practice. First is your practice. आप कोर्ट में जाके अपना पहले तो 2 साल आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, whether it's your civil or criminal law, you have to learn the basics. All your courts are there, and the best part about this city is all the courts are within a distance of 500 meters or 1 to 2 kilometers.
You have to run around all the courts and it's very interesting procedure. लोग आते हैं अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ पे इंतजार करते हैं, but lawyers will run every second. Every second there will be a case called upon and you have to be present there. And second option is teaching. Whether after your LLB you can do LLM, which is again a specialization on the basis of your interest in that field. So whether it could be your property laws, civil laws, criminal laws, international laws, the options are so vast. You can choose any interesting field. Even it could be music industries, IPR, sports lawyers. There are various options, and AI is making everything. You can't say that AI will conquer over it. There should be a human that's in this field also. And you can also have government jobs where you can prepare for either your public prosecutions. And there are vast service options, and this course especially will make it easy to crack all those exams. So I would like to conclude by saying it is more benefiting to do 5 years course because जैसे आप अगर अभी ऑलरेडी 4 years का जो बीकॉम है, जो बीकॉम कोर्स है पहले 3 years का था और अभी ऑलरेडी 4 years को एक्सटेंड हो गया है और उस फील्ड से तो आपको फिर बहुत ज़्यादा आगे आपको करियर लेवल चूज करना पड़ेगा. तो इट इज़ बेटर इफ़ यू हैव like interest in LLB, you can choose 5-year LLB, which is more which won't waste your time, it won't consume your time, because if you do 4-year BCom plus 3-year LLB, then it will take 7 years, so it is a waste of time. And basically your interest matters a lot, because जैसे मैंने जी ने बोला कि एक केस में 10,000 पेजेस रहते हैं, हमें पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझना पड़ता है. तो इट इज़ लाइक हम ऐसे ही कोई भी पेज स्किप नहीं कर सकते. अगर वैसे किए तो हमें वो एक लूप होल है, हम नहीं कर सकते, वो केस हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे और हमको उस केस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ऑब्वियसली लड़ नहीं सकते. तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर हमको लाइक पेशेंस ऑफ रीडिंग होना चाहिए इस फील्ड में. बेसिकली इट मैटर्स अ लॉट. एंड जैसे मेरे करियर ऑप्शन में जब मैंने ये चूज़ किया था, मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो ये ऐसी चीज़ें आपके साथ भी ना हो. तो होप दिस हेल्प्स यू, द गाइडेंस विच गेव यू, and from this organization let you guys get a Please choose this field. It's very vast, it's very interesting. Thank you, Sir Anna. Please take your seats. Now, time for the guest is now Hari, who is an health and fitness expert, and he is one among the major motivators of the country. Let's welcome him and listen to the importance of health and fitness. And bodybuilding makes fitness and bodybuilding as means I'm a trainer. Multiple things means you can tell me as a you can recognize me as a bodybuilder, fitness trainer, maybe a coach. I start. It's no problem. Hello. Can you sit nice? From it, as being sick by my teenage, I had a problem with asthma. I have suffered from it for almost 7 years. Then, almost in every year, Jan to March, it was okay for me. As the winter, as the cold climate would start, I used to suffer a lot. I couldn't sleep at night. It was the biggest problem. Health is the main thing which plays a role in human's life. Because without a healthy mind and healthy because I am not used to it. Let's start. Sorry. One second. Because I am not used to it. Let's talk about my profession. How it started. I was sick, so I couldn't focus on my studies and everything. As I completed my education, I started going to gym just because so I can fight towards my asthma and resistance.
because doctor can't cure any disease. They can prevent it for such a time, but they can't cure. Just you need to work out or if any physical activity that may help you. I think everyone has a medical box in their houses. यहाँ मौजूद सभी लोगों के घरों में एक दवाइयों का बॉक्स होगा ही होगा, बिकॉज वेन यू जैसे भी हम आए राजस्थान से तो मैक्सिमम लोगों को अस्थमा हो गया, मे बी थायराइड, मे बी लाइक मेनी डिसीजेस। उंगलियाँ कम पड़ जाएंगी मगर बीमारियाँ कम नहीं पड़ेंगी, बिकॉज मे बी बीपी एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट टू बी अवेयर ऑफ अगर हमें इन बीमारियों से दूर रहना है, then we need to must have a fitness routine in our life as what we eat, what we should maintain in. I think today was my bad day that I couldn't write down it, but let me continue. However, this is my family and they will manage it. My profession started when in 2016, just I planned to be a bodybuilder. तब एक myth था कि as a vegetarian you can't be a bodybuilder because people used to think vegetarian हो source of protein नहीं मिलेगा, you can't build a body. But I had a question in myself, why I can't build a body? Because our body doesn't know what we are consuming as veg or non-veg. It needs a protein, carbohydrate, healthy fat. If we give it from any source, it should grow, it will grow. Then I contacted many coaches across the India, but they couldn't help me. Then I went to a world's best coach. His name was Lee. I was trained under him for 2016-17. Then I got prepped for my contest, which was in 2020, but due to COVID, I couldn't participate in it. Then because of COVID 2 years, it became delayed. In 2023 December, I will be participating in Japan in December, and I will grab a medal for our country.